हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हैं सभी लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज के सेशन में आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्लास 10th। तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि सर पहले कोई वन शॉट नहीं, कोई लेक्चर नहीं और सीधे कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस आप करवा रहे हैं। तो देखिए अभी पर पॉसिबिलिटी ये है कि बहुत ज़्यादा लेक्चर्स में कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। वन शॉट, फिर 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी के लिए मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि भई जो चीज़ें आपको कहीं और पर इतना ईज़िली नहीं मिल पाती हैं, उनको अभी इस चैनल पे डालना स्टार्ट करता हूँ। ताकि जो बच्चे हमारे क्लास 10 स्टैंडर्ड मैथ में हैं और जो साथ ही साथ ओलंपियाड या एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको उस लेवल का कंटेंट मिल जाए। बाकी वन शॉट वगैरह जैसे ही थोड़ा-सा सेटअप बेटर होता है, तो हम वन शॉट वगैरह लेक्चर्स भी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अभी के लिए अकॉर्डिंग टू की पॉसिबिलिटी कितने क्या लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, तो अभी हम इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। और एनी हाउ अगर मैं बात करूँ, तो देखो ये काम में आना ही आना है। आप कितना भी चाहो, आपको भी पता है कि 50% पेपर में जो भी क्वेश्चन्स आपके आते हैं स्टैंडर्ड मैथ में, वो एनसीईआरटी से डायरेक्टली नहीं दिखते, वो आपके कॉम्पिटेंसी फ़ोकस्ड क्वेश्चन्स होते हैं। कॉम्पिटेंसी फ़ोकस्ड मतलब कि किसी स्पेशल केस बेस्ड क्वेश्चन हो गए या कोई सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और बहुत सारे बच्चे इसी बात से अफेक्ट रहते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो उनकी कहीं होती नहीं है, तो इसका उनको प्रॉब्लम आती है एग्जाम्स के टाइम पर। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी से आप लोग के लिए कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस अगर मैं हर चैप्टर के डालूं, जैसे फॉर एग्जांपल आज रियल नंबर के डाल रहा हूँ, अगला पॉलिनॉमियल्स के डालूंगा, फिर उसके बाद अलग अलग चैप्टर्स के डालूंगा, तो मेरे ख्याल से 10 से 15 मतलब 15 लेक्चर्स मैक्सिमम होंगे कि आपके कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस की एक सीरीज आपके लिए रेडी हो जाएगी। आप चाहो तो उसको अभी देख लो। देखो एक सिंपल सा सजेशन है कि अगर आपने रियल नंबर्स वाला चैप्टर पढ़ लिया है, तब आपको ये मेरे कॉम्पिटेंसी फोकस्ड वाले क्वेश्चंस की वीडियो देखनी चाहिए। अगर अभी तक आपने चैप्टर की बेसिक्स ही नहीं पढ़े कि रियल नंबर्स क्या हैं, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, अगर ये सब चीज़ें भी आपने नहीं पढ़ी है, तब आपको ना इस वीडियो से फ़ायदा नहीं होने वाला। ये फ़ायदा तब आपको होगा जब आप ऑलरेडी चैप्टर को पढ़ चुके होंगे और कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो ये स्टार्ट कर रहा हूँ। आज ये पहली वीडियो है। पहली वीडियो से ही आपके आने वाले जो बाकी की वीडियोज़ होंगी, उन पर भी हम देखेंगे कि आप लोग को कैसा क्या प्रॉब्लम आ रही है। जो भी आप लोग की प्रॉब्लम्स हो, वो कमेंट बॉक्स में लिख कर के शेयर करिएगा। तो उसके अकॉर्डिंग और भी जो चेंजेस करने होंगे, वो आप लोग को होते रहेंगे। तो थोड़ा-सा क्योंकि क्वेश्चंस आपको पता है कि जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बड़े और स्पेस वाले होते हैं। तो मैं इसको थोड़ा-सा अपने आप को छोटा कर देता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं कंटेंट दिखा सकूँ। ठीक है? तो इससे किसी को कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं कि भैया मैं थोड़ा-सा किनारे पर आ गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस के लिए। तो बीच-बीच में हम आगे भी करते चलेंगे और कुछ जो भी डिस्कशन होगा, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो भी मैं आपको लेक्चर्स के दौरान बताता चलूँगा। तो सबसे पहले यार देखते हैं कौन-कौन से टॉपिक या कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो जैसे मैंने बताया कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस और केस बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है? ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, ये सीबीएसई के द्वारा रिकमेंडेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है? अगर आपको मेरी बात पे ट्रस्ट ना हो, तो आप लोग सीबीएसई की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाएँगे। ऑफ़िशियल वेबसाइट का मतलब है कि अगर आप सीबीएसई एकेडमिक की वेबसाइट पर जाते हैं, ठीक है? एकेडमिक की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर अगर आप जाएँगे, तो वहाँ पर हैंडबुक्स करके आपको एक सेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? हैंडबुक्स करके एक सेक्शन मिलेगा। इस हैंडबुक वाले सेक्शन में अगर आप जाओगे, तो वहाँ पर उन्होंने 2024 और 2025 के लिए आपकी कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस की एक सेपरेट बुक, जिसमें केवल और केवल क्वेश्चंस हैं, वो अपलोड कर दिया है। तो अगर आप लोग भी चाहें तो उस बुक को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि भैया उसके लिए कुछ पैसे लगने वाले हैं, बिल्कुल फ्री है। तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और एक मेरा रिकमेंडेशन है कि पहले चैप्टर को पढ़ो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओ। जब एनसीईआरटी आप सॉल्व कर लो, उसके बाद आप कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्योंकि कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस में हमें थोड़ा-सा नॉलेज यानी कि किसी भी प्रॉब्लम की नॉलेज थोड़ा-सा डेप्थ में होनी चाहिए। तो थोड़ा-सा ध्यान से समझना है। क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होंगे, घुमा-फिरा करके पूछेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो पहली बात तो इस वीडियो को ना बहुत आराम से बैठ कर के देखो, फ्री माइंड से होकर के देखो और ये सोच कर के देखो कि यार क्वेश्चन में बोल क्या रहा है,
मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर फोकस करोगे तो ज़्यादा बेटर इस वीडियो को समझ पाओगे। फिर से बोलूँगा, जिन्होंने अभी तक चैप्टर ही नहीं पढ़ा रियल नंबर्स का, उनके लिए ये वीडियो है ही नहीं। जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है, तो उनके लिए बेनिफिट होने वाला है इसमें। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। साथ ही साथ बीच-बीच में ये भी चेक करना ज़रूरी है कि कहीं हम ब्लर तो नहीं हो गए? नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि पहला ही क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में लिखा है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर के इज 3 इंटू 5 इंटू पी। यानी कि अगर मैं किसी नेचुरल नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करूं तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 5 इंटू पी है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? बहुत बेसिक सी बात है, थोड़ा सा हिंट देता हूं कि अगर हमारे पास कोई भी कंपोजिट नंबर है तो किसी भी कंपोजिट नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म पर लिख सकते हैं। यही है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो वही चीज यहां पर बोला कि एक नंबर है के, जो कि एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 3 इंटू 5 इंटू पी है, जहां पर 3 5 और पी इसका मतलब आपके क्या है? प्राइम है। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 इंटू में के टू दी पावर 2। तो देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। अब देखो, हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बताना है 10 इंटू में के स्क्वायर का। ठीक है, 10 इंटू में के स्क्वायर। तो सबसे पहले देखो, ये जो आपका 10 है ना, 10 को भी हम प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज 2 इंटू में 5। ठीक है, उसके अलावा जो यहाँ पर के स्क्वायर है, तो के हमारे पास है 3 इंटू में 5 इंटू में आपके पास है पी, और इसका यहाँ पर गिवन है स्क्वायर। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको अगर मैं ओपन करके ऐसे लिख दूं 2 इंटू 5, और यहाँ पर 3 है और इधर पे होल पावर 2 लगा है, तो मतलब कि ये लिखा हुआ है कि 3 की पावर 2। सिमिलरली 5 की पावर यहाँ पर लिखा हुआ है 2, और ये लिखा हुआ है पी की पावर आपके पास 2। अब हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक कंडीशन लिखी कि पी की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है, मतलब कि ये 2 और ये पी दोनों डिफरेंट है, तो हम इसको सिंपल फॉर्म में 2। अब देखो, 3 की पावर यहाँ पर 2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर 3 की पावर 2 एज इट इज लिखे रह दिया। यहाँ पर 5 की पावर 1 है, यहाँ पर 5 की पावर 2 है, तो पावर ऐड हो जाती है, तो 5 की पावर 3 हो गया इंटू में पी स्क्वायर। तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन बना 10 इंटू में के स्क्वायर का। ठीक है, 10 इंटू में के स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू में 3 स्क्वायर इंटू में 5 क्यूब इंटू में पी स्क्वायर बन गया। यहां तक सबको समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो। ठीक है, बीच बीच में बड़ा हो जाया करूंगा शक्तिमान की तरह। शक्तिमान, हनुमान, हनुमान जी भी ऐसे बड़े हो जाते थे ना बीच बीच में। चलिए तो ये इजीली समझ में आ गया। 2 इंटू में 3 स्क्वायर इंटू में 5 क्यूब। 5 क्यूब क्यों हो गया? क्योंकि 5 की एक पावर यहाँ पे 1 थी और दूसरा 2 थी, तो दोनों यहाँ पर ऐड हो गई, तो 2 प्लस 1 3 हो गया और पी स्क्वायर हो गया। ये सबको क्लियर एकदम बिल्कुल बढ़िया से शानदार तरीके से? चलो, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम वापस से भाई साहब को अपने आप को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हम आगे बढ़ सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन था हमारा, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, बस मैं इतना ही कहूंगा, थोड़ा सा ट्रिकी है। अब जैसे यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पर कि इन द फिगर बिलो, एक फिगर नीचे पर गिवन है, द इनर सर्किल से, जो इनर सर्किल से मतलब कि जो अंदर वाले सर्किल, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये जो इनर सर्किल्स है, ठीक है, इनको हमें फिल करना है विद द प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर गिवन इन द आउटर सर्किल। जो आउटर सर्किल्स में, यानी कि 133, 35, 25, 55 और 209, इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो इनर वाले सर्किल्स में हमें फिल करना है। ठीक है, ईच नंबर फ्रॉम 1 टू 26 करस्पॉन्ड टू द लेटर इन इट्स पोजीशन टू अल्फाबेट ए टू जेड। अब इन्होंने बोला कि भाई जो भी नंबर है 1 से लेकर के 26 तक के, इनको अगर मैं ऐसे बोलूं कि भैया 1 है हमारा ए, 2 है हमारा बी, तो जो भी नंबर्स यहां पर आते हैं उनको आपको ए बी सी डी ऐसे लेटर्स के फॉर्म पर लिखना और बताना है कि कौन सा वर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, फाइंड द वर्ड फॉर्म्ड बाय द नंबर्स। तो देखो भाई, ये तो बस आपको थोड़ा सा टहलाने के लिए बात हो गई, वरना क्वेश्चन बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है, मतलब मैं अगर बोलूं बेदम क्वेश्चन है, बिना दम का क्वेश्चन। ठीक है, और आप बेचारे नन्ही सी जान बेदम के बेदम क्वेश्चन से दब जाते हो। अरे बाप रे, फिगर दे दिया, ये दे दिया, कैसे होगा मेरे से? तो यार देखो, यहाँ पर एक छोटी सी समझने वाली है। पहले मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ, उसके बाद तुम्हें एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात बताऊंगा ऐसे क्वेश्चंस को डील करने की।
तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यार, हमें क्या करना है, इनर सर्कल्स में बाहर वाले नंबर्स का प्राइम फैक्टर लिखना है। तो एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि 35 है, तो 35 का पेन चेंज कर लेता हूँ, बेटर दिखाई देगा येलो से। 35 का प्राइम फैक्टर्स क्या होता है? 5 7 जा 35, तो मान लो आपने इसको 5 × 7 समझ लिया। 25 की अगर मैं बात करूं तो 25 का प्राइम फैक्टर होगा आपके पास सिंपली 5 × 5। अब 55 की अगर प्राइम फैक्टर्स की बात करूं तो उसका प्राइम फैक्टर होगा आपके पास, मान लो 5 × 11। अब आप खुद देखो, यहाँ पर कुछ सर्कल्स है जो दो नंबर्स के बीच में कॉमन है। यानी कि अगर हमें इनर सर्कल में प्राइम फैक्टर बनना है और वो प्राइम फैक्टर बीच में कॉमन है, इसका मतलब है कि दोनों अगल बगल वाले नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो सेम होंगे। तो एक तरीके से अगर मैं इसको थोड़ा सा यही फिल करूं, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 7 × 5। तो 7 5 जा 35। अब 25 है तो एक 5 तो हो गया, दूसरा 5 यहाँ पर हो गया, तो 5 5 जा 25। अब यहाँ पर 5 आपको पता है 11 5 जा, तो यहाँ पर आपके पास 11 आएगा, 11 आ गया। और अगर मैं 133 के प्राइम फैक्टर्स करूंगा, तो 133 का जरा प्राइम फैक्टर्स देख लेते हैं। तो 133 के प्राइम फैक्टर्स कितना हो जाएगा? 133, ठीक है। तो 7 से कर दूंगा तो 7 1 जा 7, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपके पास 6, और 9 7 जा 63, तो यहाँ 19। तो ये बन गया आपके पास 7 और 19। तो एक तो ये 7 यहाँ पर ऑलरेडी, यहाँ पर हम फिल कर देंगे आपके पास नंबर 19। तो इस वाले सर्किल में आपके आ गया 19। तो हमने एक तरह से सारे सर्किल फिल कर दिए, 7 5 5 11 एंड 19, ठीक है। अब 209 के मैंने फैक्टर्स किए नहीं, लेकिन अगर आप चेक करोगे तो आप खुद देख लोगे कि 209 के फैक्टर्स करने पर हमको 11 इंटू में 19, ये इसके प्राइम फैक्टर्स निकल करके आपके आएंगे, ठीक है। अब देखो, यहां तक ये अभी जो हमने किया ये तो सिंपल सा काम क्या था कि हमने यहां पर एक तरीके से इनको प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं। अब आपसे बोल रहा है कि भैया ये जो नंबर है 7, फिर यहाँ से 5, फिर ये एक 5, फिर उसके बाद एक यहाँ पर आपके पास 11, 11 के बाद यहाँ पर एक आपके पास 19। इनको ना हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्लेस करना है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्लेस करने का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल ए, पहले तो देखो एक काम करते हैं, नंबर ए बी सी डी लिख दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, और यहाँ पर आएगा वी, ये बनेगा डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। अब इन्हीं को मैं अगर नंबर से डिनोट कर दूं, तो नंबर में ये बनेगा 1, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3, ये बनेगा 4, ये बनेगा 5 6 7 8 9 10 11, ये बनेगा 12 13 14, this one is 15 16 17, this one is 18 19 20, और ये बन गया आपके पास 21, ये बन गया 22, ये बन गया आपके पास 23, ये बन गया आपके पास 24, ये बन गया आपके पास 25, और ये बन गया आपके पास 26। अब देखो, अगर मैं 7 की बात करूं तो 7 हमारे पास क्या है? 7 हमारे पास जी है, तो 7 बन गया आपके पास जी। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 हमारे पास क्या? ई है, तो ये 5 बन गया ई, तो यहाँ पर भी ई आ गया, यहाँ पर भी ई आ गया। 11 की अगर मैं बात करूंगा तो 11 हमारे पास क्या है? तो ये 3, फिर ये 6, यहाँ तक हो गया, उसके बाद 7 8 9 10, ये के हो गया, तो ये 11 हमारे पास के हो गया। 19 की अगर मैं बात करूँ तो 19 हमारे पास एस है, तो ये हो गया एस। तो नंबर जो लेटर जो फॉर्म हो वो बना आपके पास जी ई और के और एस, गीक्स, ये लेटर हमारा फॉर्म हो गया। तो हमसे पूछा गया था फाइंड द वर्ड फॉर्म्ड बाय द नंबर्स इन द सर्किल। तो हमने यहाँ पर जो 7 5 5 11 और 19 बना, तो इनसे हमने जो, अगर हम अल्फाबेट से इनको रिप्लेस करें 1 2 3 को ए बी सी डी ई से, तो ये गीक्स, ये जो वर्ड बनता है इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? गीक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन बहुत ईजी और हलवा क्वेश्चन था। अगर यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टर में देखने में दिक्कत हो रही है तो मैं अपने आप को गायब कर देता हूँ। तो अब देख पा रहे हो? हाँ जी। तो अगर मेरे पीछे जरा भी छुप रहा था तो आप लोग यहाँ से अभी नोट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका हमने इसको चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो बहुत ईजी है। इनर सर्कल्स को आपको ऊपर वाले सर्कल्स के प्राइम फैक्टर से रिप्लेस करना है, और प्राइम फैक्टर्स लिखने के बाद उन प्राइम फैक्टर्स में, जैसे ए है तो ए को मान लो हम 1 बोलते हैं, बी को 2 बोलते हैं, तो हमें उनको अल्फाबेट से रिप्लेस कर देना है। तो जो वर्ड बनेगा वो वर्ड हमको यहाँ पर लिखना है। तो हमारा आंसर गीक्स बन जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है?
पक्की बात? बहुत बढ़िया। देखो फिर से मैं आ गया आप लोग के सामने। कोई दिक्कत है? सबको क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आ रहा है? ईज़ी क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पूछ लेता है एग्ज़ाम में, ठीक है? कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछता है और ये तो रिकमेंडेड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अपने आप से क्वेश्चंस लाए हो। दीज़ ऑल क्वेश्चंस आर रिकमेंडेड बाय सीबीएसई, सीबीएसई के थ्रू रिकमेंडेड क्वेश्चन है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आए हुए हैं, तो मेरे अपने आप से बनाए हुए क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है? चलिए, आगे पर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये वाकई में दिमाग वाला क्वेश्चन है। दिमाग वाला क्वेश्चन मतलब कि यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा-सा सब्र रख कर के इस क्वेश्चन को समझोगे, क्योंकि जो बच्चा सब्र रखेगा वो इस क्वेश्चन को बेहतर समझ पाएगा और जो जल्दबाजी में समझने की कोशिश करेगा, आई एम गारंटीड कि पहली बार में वो समझ नहीं पाएगा। पहली बार में नहीं समझ पाएगा, ठीक है? तो यार देखो, पहले तो क्वेश्चन जब तक हम पढ़ रहे हैं, तब तक मैं थोड़ा-सा अपने आप को शक्तिमान की तरह बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है? ताकि आप लोग से थोड़ा-सा कनेक्शन बेटर बने। तो चलो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ पेन हैज़ रो एंड कॉलम्स। सबसे पहले रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या होता है? तो यार रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट तुम्हें अगर याद होगा, स्कूल में तुम्हें प्रेयर में खड़ा किया जाता है ना? तो टीचर बोलते हैं हर क्लास की एक-एक कॉलम बना लो। यानी कि जो क्लास 6 के हैं वो एक कॉलम में, क्लास 7th की एक कॉलम में, क्लास 8th के दूसरे कॉलम में, इस तरीके से। तो क्या होता है, आप देखते हो कि एक तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्म करता है। यानी कि अगर आप ऐसे कंसीडर करो, मैं यहाँ पर थोड़ा-सा आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मान लो आपकी क्लास में, एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है कि मान लो आपकी क्लास में 15 बच्चे हैं, आपकी क्लास में 15 बच्चे हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि चलो 15 बच्चों को मुझे 3 रो में खड़ा करना है, 3 रो में खड़ा करना है, तो मैं क्या करूँगा? मान लो 1, 2 और 3, ये 3 रो हैं। अब इन डॉट को आप समझो कि इस डॉट पर मैं एक बच्चा खड़ा कर रहा हूँ। तो अब सोचो, अगर 3 रो में मुझे 15 बच्चे खड़ा करने हैं, तो मुझे कितने कॉलम्स बनाने पड़ेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5। इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4, मतलब टोटल अगर आप देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 अगर आप ध्यान से देखो, देखो इनको रो पढ़ते हैं, तो ये आपकी पहली रो है, ये आपकी दूसरी रो है, ये आपकी तीसरी रो है, मतलब ये एक तरीके से पूरी-पूरी एक रो बन गई, ठीक है? तो 3 रो हो गए। अब अगर आपसे पूछे कि कॉलम कितने हैं, तो आप कॉलम कैसे बताओगे? कॉलम बताओगे ऐसे कि भई ये आपका पहला कॉलम है, फिर ये जो है आपका ये दूसरा कॉलम है, फिर ये जो है आपका वो तीसरा कॉलम है, ये जो है आपका ये चौथा कॉलम है, ये जो आपका 5वां कॉलम है। अगर आप इन डॉट को ध्यान से देखो तो टोटल कितने डॉट्स यहाँ पर दिख रहे हैं? तो आप देखोगे 3 रो हैं, 5 कॉलम है, तो टोटल 15। तो 15 बच्चों को अगर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में हमें रिप्रेजेंट करना है और अगर मैं 3 रो बनाता हूं, तो सिंपल सी बात है कि कॉलम कितने बनाऊंगा? तो देखो टोटल बच्चे 15 है और अगर 3 रो मैं बनाता हूं, तो हमें कॉलम कितने बनाने हैं? इसके लिए सिंपल 3 को 15 को 3 से डिवाइड कर दो, तो 5 आ जाएगा। तो यानी कि 5 कॉलम बनेंगे। समझ गए? तो चलो थोड़ा बेसिक सी बातें डिस्कस करते हैं। मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक क्लास में 32 बच्चा है, एक क्लास में 32 बच्चा है और टीचर ने बोला कि भाई आप लोगों को 8 रो बनानी है। आप लोगों को कितनी रो बनानी है? आप लोगों को 8 रो बनानी है। तो बताइए नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे? क्लास में कितना बच्चा है? 32 बच्चा है। टीचर ने बोला कि आपको 8 रो में खड़े हो जाना है, 8 रो में खड़े हो जाना है, ठीक है? तो अब आप कितने कॉलम्स बनेंगे? अगर 8 रो में 32 बच्चों को रखा जाएगा, तो कितने कॉलम्स बनेंगे? तो सिंपल 8 चौको 32 होता है, 8 4 ज़ा 32, तो 4 कॉलम्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 कॉलम्स बनेंगे। तो ये होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, है ना? ये होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। समझ में आ रही बात? तो कुछ-कुछ इस कॉन्सेप्ट पर आधारित या बेस्ड ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। मैं वापस से क्वेश्चन को रीड करता हूँ ताकि अब आप और बेटर तरीके से समझ पाएँ। तो लिखा है क्वेश्चन में, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ पेन। अब देखो यहाँ पर पेन का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करना है। आप पेन सोचो या कोई ऑब्जेक्ट और सोचना है मन में, कुछ भी सोच लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट आप कर रहे हो वो पेन का कर रहे हो, ठीक है? हैज रो एंड कॉलम, तो उनका जो अरेंजमेंट है वो रो और कॉलम का अरेंजमेंट है। रोहन टेक्स अवे 3 रोज ऑफ द पेन्स। रोहन ने क्या किया कि जो भी अरेंजमेंट था उससे 3 रो अपने पास रख ली। 3 रो, सोचना
तीन रो के जितने पेन है, तीन रो में जितने पेन्स हैं, उन तीन रो के पेन्स को अपने पास रख लिए। और ऐसा करने के बाद एक दूसरा है जिसका नाम है सराह, टेक्स अवे टू कॉलम। जो बचे हुए पेन थे उसने उनमें से दो कॉलम के पेन अपने पास रख लिए। ठीक है। द रिमेनिंग पेन्स, जितने पेन्स बचे हैं, उनको वापस से अरेंज किया गया रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जिसमें से पी रो है और क्यू कॉलम है। तो आपको यहां पर बताना है कि अगर रोहन ने 24 पेन, जो तीन रो उसने उठा ली थी कि भैया तीन रो के पेन मेरे, तो उस तीन रो में अगर टोटल 24 पेन थे, अगर उस तीन रो में अगर टोटल 24 पेन थे, और सराह ने जो दो कॉलम अपने पास रख लिए कि दो कॉलम में जितने पेन है वो मैं अपने पास रख लेता हूं, तो सराह ने टोटल 18 पेन अगर उठाए हैं, तो आपको बताना है कि भैया पी और क्यू की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी और सो योर वर्क। आपको क्या बताना है कि पी और क्यू की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, बताना है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन अपने आप में एक ध्यान से समझने वाला और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को अब आप समझिएगा। तो पहले तो मैं अपने आप को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि फिर मैं आपको समझाने के लिए मुझे ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट है। तो मैं पहले तो इधर आ जाता हूँ, अब मैं यहाँ पर आता हूँ। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर, सबसे पहले आप ये सोचो कि आप इमेजिन करो कि किसी ने आप दोनों के लिए, यानी कि रोहन के लिए और सराह के लिए पेन्स का अरेंजमेंट कर दिया है। और रोहन ने सबसे पहले आगे बढ़ करके तीन रो में जितने भी पेन थे अपने आप उसने उठा लिया। तो उसने तीन रो के सारे पेन उठा लिए, और लिखा है कि रोहन ने टोटल 24 पेन उठाए। अब अगर सोचो टोटल 24 पेन है, समझना, रोहन ने टोटल 24 पेन उठाए हैं, और उन 24 पेनों में तीन तो रो थी, कॉलम कितने होंगे, यानी कि कितने कॉलम्स रहे होंगे। तो डेफिनेटली अगर तीन रो रोहन ने पूरी उठाई है, तो 8 3 जा 24 होता है ना। तो इसका मतलब है कि 8 कॉलम रहे होंगे, यानी कि कॉलम्स कितने रहे होंगे, 8 कॉलम। तो सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि जो अरेंजमेंट था पेन्स का, उसमें 8 कॉलम थे, 8 कॉलम थे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि तीन ही रो थे, क्योंकि तीन रो तो सिर्फ रोहन ने अलग किया है ना। तो ऐसे समझिएगा कि मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक रो में 8 पेन। और इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 ये दूसरी रो, और 1 2 3 4 5 6 7 8 तीसरी रो। अभी और भी रो रही होंगी, ये नहीं पता कितनी रो थी, है ना, अभी और रही होंगी, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि कॉलम जो है वो 8 ही है। ठीक है। तो रोहन भाई साहब ने क्या कर लिया है, रोहन भाई साहब ने पहली तीन रो के सभी पेन्स को उठाया। तो पहली तीन रो के सभी पेन्स का मतलब ये हो गया कि उसने ये तीन रो अपने साथ ले ली। तो और इन तीन रो में आप देख सकते हैं कि टोटल 24 पेन थे, टोटल 24 पेन थे। अब बचे हुए रो में से, अब देखना, अब जो बचा कुछ है, अब मुझे नहीं पता कि कितना बचा कुछ है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि कॉलम तो सेम रहेंगे, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, तो कॉलम तो अभी भी सेम उतने ही होंगे। अब ये हुआ कि जो सरा है उसने दो कॉलम्स को उसने अलग कर लिया। अब सोचो, अगर उसने दो कॉलम के सभी पेन को उठा लिया और टोटल उसने 18 पेन उठाए हैं, टोटल उसने 18 पेन उठाए हैं, इसका मतलब ये बताओ कि अगर दो कॉलम के पेन्स को सराह ने ले लिया और टोटल उसने अगर 18 पेन्स उठाए हैं, तो रो कितनी रही होंगी, 8 रो रही होंगी। तभी तो 8 9 दूनी 18, तभी तो 18 पेन बनेंगे। इसका मतलब है कि जो सराह है ना, सराह ने दो कॉलम्स को उठाया, सराह ने दो कॉलम्स, बचे हुए पेन में से दो कॉलम्स को उसने उठा लिया। और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो टोटल उसमें 9 रो रही होंगी। तो मतलब कि कुछ कुछ कहानी ऐसी हो गई यहाँ पर कि दो कॉलम्स और 9 रो। तो एक दो, यहाँ पे ऐसे कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और 1 2 3 4 5, तो टोटल देख लेना यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक रो और करता हूँ मैं,
ये हो गया, और इसी तरह यहाँ। अब आप सोच लो कि ये जो इतने पेन्स हैं, इतने जो पेन्स हैं, ये किसने उठा लिया? ये जो पेन्स आप लोग देख पा रहे हैं, ये पेन्स उठा लिए सराह ने। ये सराह ने उठा लिए, ठीक है? अब बचे कितने? बचे इतने। कितने बचे? अब आप खुद देख सकते हैं बचे कितने? इतने। यानी कि अगर आप बचे इतने नहीं, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ, तो कुल मिलाकर के कुछ ऐसी कहानी बची। हुँ। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो, तो रिमेनिंग फाइंड ऑल पॉसिबल, जो बचे हुए पेन थे, उनको पी रो और क्यू कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो यानी कि टोटल आपकी 9 रो बची रही होंगी। टोटल 9 रो बची रही होंगी, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है। और 9 रो बची हुई है, और टोटल कितने कॉलम? अगर आप ध्यान से देखो तो 2 कॉलम ऐसे हैं जो सराह ने अलग कर लिए, तो बचे 6 रो। पहले कितनी थी? पहले टोटल 8 रो थी। अब हमारे पास रो तो 9 बची हैं, रो तो आपकी ना 9 बची हैं, लेकिन कॉलम 2 कम हो गए, कॉलम बचे हमारे पास 6। तो 9 6 से कितना बना आपके पास? 9 6 से 54, यानी कि टोटल 54 पेन है जो बचे हैं। अब आपसे बोलना है कि अगर हम इनको पी और क्यू के फॉर्म पर ब्रेक करते हैं, जो कि यहाँ पर पी इज अ प्राइम नंबर, तो आपको बताना है कि पी की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी। तो 54 को अगर हम फैक्टर में ब्रेक करें, तो 54 को आप क्या क्या लिख सकते हो, है ना? मतलब यहाँ पर आप देखो तो उसको लिख सकते हो आप 2, 2 जा 4, और 2 7 जा 14, फिर यहाँ पर 3 की पावर आपके पास ये 9, फिर 3 की पावर यहाँ पर 3, और यहाँ पर 1, यानी कि आपके पास कुछ ऐसा बना। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू में 3 की पावर 3। अब आपसे बोल दिया है कि P अगर आपका प्राइम है, तो P अगर आपके पास प्राइम है, तो मतलब P इंटू क्यू के फॉर्म में मान लो ब्रेक किया हमने। P अगर प्राइम है, तो P की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? तो P की पॉसिबल वैल्यूज यार देखो, या तो P की पॉसिबल वैल्यू 2 हो सकती है। अगर मैं 3 क्यूब पहले लिख देता हूं, तो P की पॉसिबल वैल्यूज 3 भी हो सकती है। तो P की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो आपके पास 2 और 3 हो गई। P की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो आपके पास 2 एंड 3 हो गई। तो इस तरीके से ये हमारे पास दो आंसर, पॉसिबल आंसर अगर मैं बात करूं कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P, तो P की पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास दो हैं। एक मतलब 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P आर 2 एंड 3। क्लियर है? तो ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चंस स्टैंडर्ड मैथ में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो वही मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा सा समझो, और इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, चलिए। तो अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे एक क्वेश्चन का एक पूरा का पूरा एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जो मैं आपको यहाँ पर करवाने जा रहा हूँ। ठीक है। हम्म, अब एक केस स्टडी क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी जो था वो एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन था, यानी कि एक क्वेश्चन उसका सिंपल सा हमें सॉल्यूशन करना था। अगला जो क्वेश्चन है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है कि शक्षरा इंटरनेशनल स्कूल, पहले तो थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कि यार समझ में आया कि नहीं आया। हम्म, चलो। तो पहले ये बताओ कि पिछला वाला क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ में आया और कितने बच्चों को समझ में नहीं आया। देखो मुझे पता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन चैलेंजिंग था, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली दिमाग से समझो, मैं वापस से क्वेश्चन पे एक बार चला जाता हूँ ताकि ठीक है, वापस इधर ही आ जाता हूँ। तो हाँ, अब जरा ध्यान से आप लोग देखें। यार क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपसे सिंपल रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट की बात किया, आपको बता दिया कि रोहन ने कितने पेन उठाए। तो रोहन ने अगर 24 पेन उठाए हैं, जिसमें से 3 रो हैं, तो कॉलम कितने रहे होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि 8 कॉलम रहे होंगे। तो अगर रोहन ने सबसे पहले अरेंजमेंट से पेन उठा लिए, तो उसका मतलब है कि टोटल कॉलम 8 रहे होंगे। ठीक है। अब उसके बाद उसने बोला कि सरहा ने 2 कॉलम हटाए हैं, 2 कॉलम में जितने पेन ले लिए, तो सरहा ने टोटल 18 पेन उठाए। अब 18 पेन में 2 कॉलम है, तो 9 रो रही होंगी, 9 रो रही होंगी। तो अब आपको बताना है कि जो बचे हुए पेन्स हैं उनमें कितनी रो कितने कॉलम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर की 3 रो रोहन ने ले ली, नीचे की 9 रो है। अब 9 रो
तो रो तो बची हुई है ना, कॉलम 2 ठो उसने पूरे उठा लिए, तो रो तो अभी भी 9 है, तो 9 रो हो गई। अब 8 कॉलम जो बचे थे उनमें से 2 कॉलम सराह ने अपने पास रख लिए, तो बचे कितने, 6। तो 9 छक 54, यानी कि 54 पेन्स अभी बच रहे हैं। अब 54 पेन्स को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 इंटू में 3 की पावर 3 या 3 की पावर 3 इंटू में 2। अब आपसे बोल रहा है कि ये P इंटू क्यू है और यहाँ पर P प्राइम है, तो अगर आप P को 2 बोलो तो भी काम चल जाएगा, या P को 3 बोलो तो भी काम चल जाएगा। तो P के जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो आपके पास 2 एंड 3 बनती हैं। आई बात समझ में क्लियरली? पक्की बात है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है केस स्टडी। केस स्टडी। तो पहले तो हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। लिखा हुआ है यहां पर कि शक्षरा पढ़ूंगा, अक्षरा, हाँ, शक्षरा इंटरनेशनल स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ कंबाइंड एग्जीबिशन फॉर ग्रेड 10 स्टूडेंट्स ऑफ इट्स 3 ब्रांचेस। अपनी जो उसकी 3 ब्रांच है शक्षरा इंटरनेशनल स्कूल की, उसने क्लास 10th के बच्चों में कंपटीशन कराया है, और वो क्लास कंपटीशन 10th क्लास के बच्चों के बीच कराया है अपने 3 ब्रांचेस के। वो 3 ब्रांचेस कहाँ कहाँ की है, मुंबई की, पुणे की और नागपुर की। महाराष्ट्र की 3 ब्रांचेस, मुंबई, पुणे और नागपुर। मुंबई ब्रांच से 345 बच्चे को बुलाया गया है। 405 स्टूडेंट फ्रॉम पुणे ब्रांच से 405 बच्चों को बुलाया गया, और 270 स्टूडेंट उन्होंने नागपुर ब्रांच से बुलाया है, यानी कि पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद लिखा है यहां पर 2 कंडीशन, नंबर 1 और 2। अब इन्हीं से हमारे केस स्टडी के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लिखा है कि ग्रुप प्रोजेक्ट, पहला क्वेश्चन ग्रुप प्रोजेक्ट पर बेस्ड है, कि भैया प्रोजेक्ट दिया जाता है बच्चों को। तो ग्रुप प्रोजेक्ट में लिखा है द स्टूडेंट ऑफ ईच ऑफ 3 ब्रांचेस, इन तीनों ब्रांचों के बच्चों को, यानी कि मुंबई, पुणे और नागपुर ब्रांच के बच्चों को क्या किया गया, द स्टूडेंट ऑफ ईच 3 ब्रांचेस were divided in group of making various group projects such that each group had equal number of students and the number of groups are minimum। ये बात ऐसी है जो हर बार रियल नंबर वाले चैप्टर से जब भी केस स्टडी क्वेश्चन आती है तो एक लाइन हर क्वेश्चन में मिलती है, मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप, मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप। तो देखो जरा ध्यान से समझना कि यहां पर कहने का मतलब क्या है, कि भाई अगर मैं इसको अब थोड़ा सा समझाता हूं, ध्यान समझो, कि भाई ये जो बच्चे हैं ना, अ, अच्छा ठीक है, पहला क्वेश्चन यही है। ओके, अच्छा पहला क्वेश्चन जो है वो, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड, अ मैथ टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट टू सॉल्व अ बिलो पजल रिगार्डिंग द इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट वाला केस पहले पढ़ लेते हैं। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाले केस में है कि टोटल 1020 बच्चे सब हैड टू सबमिट एन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। कितने, 1020 स्टूडेंट हैड टू सबमिट इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। अ फिक्स नंबर ऑफ टॉपिक्स वर अलॉटेड, फिक्स नंबर ऑफ टॉपिक है जिनको अलॉट किया गया है, सच दैट ईच टॉपिक हैड इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ईच टॉपिक हैड इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अब यहां पर ध्यान से समझना, लिखा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट द सेम टॉपिक कैन बी रिप्रेजेंट एज 2 की पावर n इंटू में 5। अब आप देखो, अगर 1020 बच्चों ने अगर प्रोजेक्ट सबमिट किया, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, तो हर एक बच्चे को एक टॉपिक मिला होगा। कोई जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को अलग अलग टॉपिक मिले हो सकता है कि 100 बच्चों को सेम टॉपिक मिला था, 20 बच्चों को सेम टॉपिक मिला था, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो टोटल 1020 बच्चों ने इंडिविजुअली प्रोजेक्ट सबमिट किया है। लिखा है कि 2 की पावर n इंटू में 5 द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट द सेम टॉपिक, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको सेम टॉपिक मिला था वो है 2 की पावर n इंटू में 5। तो सबसे पहले मैंने 1020 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए, तो यहां से मिला 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 0, फिर 2 से फैक्टर किया
2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 2 5 जा 10, ठीक है। 2 2 जा 4 1 आया, 2 5 जा 10, ठीक है। अब यहाँ पर 5 प्लस 3 से करेंगे तो हो जाएगा तो 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। अब 5 से कर दूंगा तो यहाँ से आ जाएगा 5 1 जा 5, फिर उसके बाद यहाँ पर हो गया आपके पास 3, तो 5 7 जा 35 और अगेन यहाँ से आएगा आपके पास 17 1 जा 17। अगर आप ध्यान से देखो तो 1020 के प्राइम फैक्टर्स बने 2 की पावर 2, 3 इंटू में 5 इंटू में आपके पास 17। ओके, अब समझना, इनमें से बोल रहा है कि जो 2 की पावर n इंटू में 5 है ना, 2 की पावर n इंटू में 5, वो इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सेम टॉपिक मिला है, कैन बी रिप्रेजेंट एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट द सेम टॉपिक। तो आप समझना, यहाँ पर 2 की पावर n, n का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि हमें फैक्टराइजेशन में 2 मिला है, तो 2 की पावर 2 इंटू में 5 कितना बन गया, ये बन गया आपके पास 2 की पावर 2 इंटू में 5, यानी कि 5 4 जो 20, यानी कि 20 स्टूडेंट्स को सेम टॉपिक मिला। 20 स्टूडेंट्स को आपका क्या मिला बच्चों, सेम टॉपिक मिला है। क्लियर है, 20 स्टूडेंट्स हैव गॉट द सेम टॉपिक वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर हैविंग द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज। तो n की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हमको यहाँ पर 2 मिल गई। अब बोला फाइंड n, n तो हमें 2 मिल गया, एंड द नंबर ऑफ टॉपिक्स अलॉटेड। अब आप ये सोचो कि टोटल कितने टॉपिक अलॉट किए गए, तो देखो 20 स्टूडेंट को मिला है सेम टॉपिक, सेम मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बचे हुए नंबर हैं, बचे हुए नंबर का मतलब है कि 3 इंटू में 17, ये जो बचे हुए हैं 3 इंटू में 17, यानी कि तो 17 कितना कितना हो जाएगा, 17 तक 51, 51, यानी कि 51 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको बाकी के डिफरेंट टॉपिक मिले होंगे। ये बात समझ में आ रही सबको, क्लियर है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यार इसमें बहुत सिंपल सी एक चीज मुझे जो नजर आई, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था कि अगर मैं वापस से प्रोजेक्ट की बात करूं, जो प्रोजेक्ट था हमारा, एक सेकेंड, ठीक है, अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं तो प्रोजेक्ट में जो लिखा हुआ था कि a fixed number of topics were allotted such that each topic had equal number of student, हर टॉपिक को इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो समझना 1020 में 2 की पावर 2 इंटू में 5 सेम टॉपिक मिला है, ठीक है। बचे कितने, 3 इंटू में 17, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं, इतने बच्चों मतलब इतने सेम टॉपिक अलॉट हुए हैं, तो इसका मतलब कितना हुआ, टोटल जो टॉपिक है, टोटल जो टॉपिक है वो कितने, 17 3 से 51, यानी कि टोटल 51 टॉपिक रहे होंगे, ठीक है। अब आप सोचो 51 टॉपिक है, और अगर मैं ये कर देता हूं कि हर एक मतलब हर टॉपिक को बराबर नंबर ऑफ स्टूडेंट मिले हैं, तो एक तरीके से क्या हुआ कि 51 टॉपिक रहे होंगे, और 51 टॉपिक कितने बच्चों को, टोटल 20-20 बच्चों के ग्रुप में बांटे गए, ठीक है। 51 टॉपिक है और हर टॉपिक को 20-20, 5 4 जो 20, हर एक टॉपिक को 20-20 बच्चों के ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर आपके जो टोटल नंबर ऑफ टॉपिक है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा और ट्रिकी भी है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका यहाँ पर, मुंबई ब्रांच डिवाइडेड द स्टूडेंट सिलेक्टेड फॉर इंटर स्टेट मॉडल मेकिंग कॉम्पिटिशन इनटू द ग्रुप ऑफ 12 स्टूडेंट, ठीक है। पुणे इनटू द ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट एंड नागपुर इनटू द ग्रुप ऑफ 15 स्टूडेंट। अब क्या किया, मुंबई ने अपने यहाँ पर जितने बच्चे सिलेक्ट हुए इंटर स्टेट मॉडल मेकिंग के लिए, उनको 12-12 के ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और पुणे वालों ने 10-10 के ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और नागपुर वालों ने 15-15 के ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि कितने बच्चे ऐसे थे जो कि सिलेक्ट हुए थे इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन के लिए, मॉडल मेकिंग कॉम्पिटिशन के लिए। तो इसके लिए वापस से क्वेश्चन पर अगर आप आओगे तो आपको यहां पर मिलेगा कि जो ग्रुप प्रोजेक्ट था, है ना, द स्टूडेंट ऑफ ईच ऑफ द 3 ब्रांचेस वर डिवाइडेड इन ग्रुप फॉर मेकिंग
वेरियस ग्रुप प्रोजेक्ट सच दैट ईच ग्रुप हैड इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट। यानी कि मुंबई ने अगर 15-15 के ग्रुप बनाए हैं तो उसका मतलब है कि मुंबई ने अपने यहाँ के बच्चों को 15-15 के ग्रुप में डिवाइड किया है, पुणे वालों ने 10-10 के ग्रुप में डिवाइड किया है, और इसी तरह मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भाई कितने बच्चे थे जो उसमें सिलेक्ट हुए। एक सेकेंड, यहाँ से हम इधर आ जाएंगे तो इस पर बात करते हैं। तो ध्यान से समझना, वापस से अगर हम क्वेश्चन पे आएंगे तो ये जो 3 नंबर है ना आपके पास, जो अगर इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप में हमें डिवाइड करना है, एक के 12-12, एक के 10-10, एक के 15-15, तो भाई सबसे पहले तो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट है कि भैया 12, 10 और 15 का एलसीएम पता हो। अगर मैं 12, 10 और 15 का एलसीएम फाइंड कर लूं तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये एक कॉमन मल्टीपल है, और इतने इतने टोटल में से इनको 12-12 के ग्रुप में, 10-10 के ग्रुप, 15-15 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। क्योंकि हर एक ग्रुप में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए। मतलब एक ब्रांच क्या कर रही है कि मुंबई वालों ने 12-12 के ग्रुप बनाए, कितने ग्रुप बनाए वो भी देखेंगे। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा कितना, 60। इसका मतलब क्या हुआ कि 60 बच्चे मुंबई से, पुणे से और नागपुर से सिलेक्ट हुए। 60 बच्चे तीनों ब्रांच से सिलेक्ट हुए, जिनमें मुंबई वालों ने 12-12 बच्चों के ग्रुप बनाए, तो उन्होंने टोटल इस तरीके से 5 ग्रुप बनाए। पुणे वालों ने 10-10 बच्चों के ग्रुप बनाए, तो उस तरह से उन्होंने टोटल 6 ग्रुप बनाए। और नागपुर वालों ने 60 बच्चों में 15-15 के ग्रुप बनाए, तो उन्होंने टोटल 4। तो 5, 6, 5, 11, 11, 4, 15, ऐसे टोटल 15 ग्रुप्स बने। तो यहां पर हाउ मेनी स्टूडेंट वर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ब्रांच, तो आपका आंसर है 60। हाउ मेनी मॉडल्स वर सबमिटेड बाय इंडिविजुअल ब्रांच, तो अगर टोटल अगर आप देखो तो इधर से 5 मॉडल सबमिट हुए, इधर से 6 सबमिट हुए, इधर से 4, तो टोटल 15 मॉडल आपके सबमिट हुए। टोटल 15 मॉडल आपके यहाँ पर सबमिट हुए। तो ये कुछ ऐसा था। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया क्वेश्चंस थे। ऐसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड मैथ में बहुत पूछे जाते हैं, तो जो बच्चे स्टैंडर्ड मैथ लिए हैं वो जरूर से इन क्वेश्चंस को खुद से भी सॉल्व करें। खुद भी एक बार सॉल्व करोगे तब समझ में ज्यादा बेटर आता है ना। तो कभी भी मैथमेटिक्स को रामायण महाभारत की तरह सुनने मत बैठ जाया करो कि हाँ सर ने बोला है तो एकदम कथा की तरह सुन ले। क्वेश्चन को खुद पढ़ो, खुद समझो। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, मैंने तुम्हें हिंट भी दे दिया कि कैसे सॉल्व करना है। खुद समझोगे तो तुम बहुत बेटर तरीके से समझ पाओगे। ये क्वेश्चंस थे जो आज हमने रियल नंबर वाले चैप्टर की डिस्कस किए। अगर आप चाहते हैं कि बाकी भी चैप्टर्स के हम क्वेश्चन डिस्कस करें तो एक काम करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर ड्रॉप करना, ताकि हम बाकी क्वेश्चन भी अलग अलग चैप्टर्स के डिस्कस करें। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।